Hello everyone, I'm Navdeep and you are watching Swanky Private Classes. हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं that is assistance in holding obstetrical cases. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, नाम का मतलब क्या है. तो असिस्टेंस का मतलब होता है कि हेल्प करना या सपोर्ट करना. किसके अंदर ऑब्स्टेट्रिकल केसेस के अंदर कैसे हम सपोर्ट करेंगे एज अ पैरावेट. तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. सबसे पहले देखते हैं गायनेकोलॉजी क्या होता है. इट डील्स विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हेल्थ एंड डिजीज इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट. तो आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो आरडी के अंदर की गायनेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स डिसीजेज. तो ये सेम ही है. इसके बाद हम देखते हैं ओब्स्टेट्रिक्स. It is a science specifically deals with the process of birth and pregnancy. तो यही आज के लिए हम इसी फील्ड के अंदर या obstetrics साइंस को ही हम आज अच्छे से जानेंगे कि किस किस तरीके के केसेस हमें फील्ड लेवल पर देखने को मिलेंगे और उसके अंदर हमें क्या क्या प्रिलिमिनरी नॉलेज थ्योरेटिकली जानना जरूरी है हमारे लिए. तो अब सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि गायनेकोलॉजी क्या है. अब हम देख चुके हैं कि ओब्स्टेट्रिक्स क्या है. इसके अंदर ओब्स्टेट्रिक्स के अंदर कौन सा पीरियड है जो बर्थ प्रोसेस है वो और प्रेगनेंसी वाला पीरियड और जस्ट आफ्टर बर्थ और जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन वो सारा जो अपना पीरियड है वो उसके अंदर जो भी केसेस होंगे वो किस के अंदर अंडर आएंगे. ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर आएंगे. इसके अलावा ये कि इम्पोर्टेंट अपनी टर्म है डेट इज थीरोजिनोलॉजी. तो इसके अंदर तीनों के तीनों जो है ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी और एंड्रोलॉजी तीनों के तीनों स्टडीज को कंप्लीट पढ़ना, इन तीनों को होलिस्टिकली अप्रोच करना, उस स्टडी को हम बोलेंगे थीरोजेनोलॉजी. देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन. थीरोजेनोलॉजी इज द कंप्लीट स्टडी ऑफ एनिमल रिप्रोडक्शन कवरिंग बोथ मेल एंड फीमेल एनिमल्स. सो 1 मार्क में आ सकता है या 0.5 मार्क में हमारे ये आ सकता है या डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि थीरोजेनोलॉजी होता क्या है. सो इट इज द कंप्लीट स्टडी ऑफ एनिमल रिप्रोडक्शन कवरिंग बोथ मेल एंड फीमेल एनिमल्स. तो आज के जो हमारा चैप्टर है उसका रेलेवेंस क्या है, हम क्या उसका गोल क्या है वो सबसे पहले देख लेते हैं. टू कन्वर्ट एन एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन पोजीशन इनटू नॉर्मल एंटीरियर प्रेजेंटेशन और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन. जैसे कि ये एक आप पार्चुरेशन के टाइम पर एक आप केस देख सकते हो कि इसके अंदर जो लेग्स है वो तो बर्थ कैनाल के अंदर है पर जो है अपना हेड है वो मुड़ा हुआ है, फ्लेक्स्ड है. तो इस केस के अंदर जब भी मदर इसको कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू पुश आउट करने की कोशिश करेगी तो जो अपना बछड़ा बछड़ी या फिर फीटस है वो बाहर नहीं आ पाएगा. तो ऐसे केसेस को जब हम इसको ऐसे केसेस को सोल्व करने के लिए जब हम अलग अलग प्रैक्टिसेस अलग अलग ऑपरेशंस की हेल्प से जो है फीटस को नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल प्रेजेंटेशन और नॉर्मल पोस्चर में लाते हैं ताकि वो इजीली एक्सपेल आउट हो जाए यूट्रस से. तो उस यही हमारा आज के चैप्टर के लिए गोल होगा. सबसे पहले देख लेते हैं इसके बाद जो आइडियल पोस्चर है वो क्या होता है एक फीटस का फॉर यूटोशिया या सिंपल नॉर्मल कार्विंग के लिए. वो होता है डोर्सल सैक्रल पोजीशन विद लिम्स और हेड एक्सटेंडेड. तो प्रेजेंटेशन का मतलब है कि किस तरीके से बाहर आ रहा है, एंटीरियरली आ रहा है या पोस्टीरियरली आ रहा है. एंटीरियर मतलब आगे की तरफ से, मतलब हेड आगे की तरफ से, हेड की तरफ से फीटस है वो विजिबल हो रहा है या फिर उसका ये जो हाइंड लिम्स है ये वाला पोर्शन उसका विजिबल हो रहा है. और उसके अलावा पोजीशन में हम देखते हैं डोर्सोसैक्रल पोजीशन. इसी पोजीशन में नॉर्मल कार्विंग
हो पाती है। तो डोर्सोसैक्रल पोजीशन का मतलब जान लेते हैं सबसे पहले। डोर्सो मतलब डोर्सल पोर्शन ऑफ फीटस एंड सैक्रम sacral part of the dam or the cow। सो ये दोनों आपस में इंटीमेट होंगे या जब दोनों आपस में क्लोज होंगे तो ये वाली पोजीशन नॉर्मल पोजीशन होती है एक नॉर्मल काविंग के लिए कैटल के अंदर। सो प्रिंसिपल क्या करेंगे हम, जो इसके पीछे प्रिंसिपल क्या होगा कि एक नॉर्मल काविंग हो जाए। तो मिनिमम स्पेस ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाई करना चाहिए एक फीटस को जब बाहर आ रहा है तो बहुत ही कम स्पेस से बाहर निकल जाना चाहिए एक फीटस डैम के जेनिटल ट्रैक से। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट है एक तो अपना जो है प्रेजेंटेशन या तो पोस्टीरियर हो या एंटीरियर हो। एंटीरियर बेस्ट होगा, पोस्टीरियर में भी नॉर्मली अच्छे से काविंग हो जाती है। उसके अलावा जो अपना पोजीशन है वो डोर्सोसैक्रल होने चाहिए, यानी कि जो डोर्सल पार्ट है काफ का वो अपने कैटल या डैम के सैक्रम की तरफ होना चाहिए। उसके अलावा जो अपने जो लिम्स है फीटस के वो एक्सटेंडेड होने चाहिए, यानी कि आगे की तरफ फैले हुए होने चाहिए ताकि इजीली वो थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करते हुए बर्थ कैनाल से बाहर आ जाए। इस अगर थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो आराम से वो बाहर की तरफ आ जाएगा बिना डैम को इंजरी या डैम के जेनिटल ट्रैक्ट को इंजरी करते हुए। एबनॉर्मल जैसे तो जरूरत क्यों पड़ती है हमें, अगर जैसे ये सारे के सारे डिस्टोकिया के केसेस हैं, इसके अंदर जो है अपने फोर लिम्ब है वो पीछे की तरफ है। नॉर्मली होना क्या चाहिए था कि ये आगे की तरफ एक्सटेंडेड होने चाहिए थे। और जैसे हम लोग आप लोगों ने देखा भी होगा एक बफेलो या काऊ में काविंग होते हुए, तो जो आगे वाले पैर हैं सबसे पहले वो दिखाई देते हैं, उसके ऊपर हेड दिखाई देता है अपना जो भी फीटस है बछड़ा बछड़ी है उसका। और पीछे की तरफ फिर ऐसे ही जो अपना ये लास्ट में उसके हाइंड लिम्स दिखाई देते हैं, जैसे ये उसकी पूंछ हो गई तो ऐसे नॉर्मली काविंग होती है। पर इसके अलावा अगर कोई और प्रेजेंटेशन हो या फिर कोई और पोस्चर से आए अगर विजिबल हो हमें, तो उस केस में वो वहीं स्टकअप हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो उसको कैसे कैसे हम ट्रीट करेंगे, कैसे हम उसको ठीक करेंगे, वो सब है इस आज वाले चैप्टर में रेलेवेंट। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, पोजीशन कैसी होनी चाहिए और पोस्चर कैसा होना चाहिए एक नॉर्मल काविंग के दौरान। तो नॉर्मल काविंग के दौरान प्रेजेंटेशन एंटीरियर और लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए, यानी कि आगे वाला हिस्सा आना चाहिए और लंबा जैसे हमने पीछे देखा मतलब लंबा होना चाहिए, एक्सटेंडेड होना चाहिए थोड़ा। इसका मतलब क्या है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल का अभी देखते हैं। द फीटस इज कमिंग हेड फर्स्ट एंड इट्स स्पाइन इज पैरेलल टू मदर्स स्पाइन। तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है कि जो फीटस है वो हेड की तरफ से आएगा और जो उसकी स्पाइन होगी, जो उसकी फीटस की रीढ़ की हड्डी होगी वो पैरेलल होगी मदर की रीढ़ की हड्डी के। तो जैसे ये अपनी मदर है, ये इसकी पूंछ है। और जस्ट अ सेकंड, ओके फिर से देखते हैं। जैसे ये अपनी मदर है और उसके अंदर ये है यूट्रस। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके जो फीट हैं वो दिखाई देने चाहिए काफ के। जैसे ये 2 फीट है, काफी अच्छा फोटो नहीं मतलब डायग्राम तो नहीं बनेगा। उसके ऊपर उसका हेड दिखाई देना चाहिए और पीछे की तरफ जो है ये बॉडी होगी और फिर होंगे हाइंड लिम्स, ये जैसे हाइंड लिम्स है। जस्ट डोंट माइंड माय डायग्राम्स। तो कुछ ऐसा होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन ये है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि आगे का हिस्सा एंटीरियर मतलब आगे का हिस्सा दिखाई देगा, हेड दिखाई देगा पहले। और जो जैसे ये यहाँ स्पाइन होगी किसकी, फिटस की, बछड़े बछड़ी की। और यहाँ ये जो स्पाइन है ये स्पाइन किसकी होगी, डैम की। तो ये दोनों स्पाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। नॉर्मल के स्टेट में पोजीशन कैसी होगी,
डोर्सोसैक्रल, यानी कि जो फीटस है, बछड़ा या बछड़ी है, उसका जो डोर्सल पोर्शन है वो मदर के जो सैक्रम वाली वर्टेब्रा है उनके साथ टच होना चाहिए, या सैक्रम वाला पोर्शन है दोनों आपस में टच होने चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं इसका मतलब क्या लिखा है। फिटस बैक और डोर्सम इज टचिंग मदर्स बैकबोन, दैट इज सैक्रम। तो अगला है पोस्चर। तीन 3P होते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, 3P, यानी कि प्रेजेंटेशन कैसी होगी, पोजीशन कैसी होगी और पोस्चर कैसा होगा। तो पोस्चर में क्या देखेंगे हम, पोस्चर होगा एक्सटेंडेड, यानी कि जो है ऐसा नहीं हो कि आगे वाले पैर है वो मुड़े हुए हैं या पीछे वाले पैर मुड़े हुए हैं, उस केस में फिर नॉर्मल काविंग नहीं होगी और डिस्टोपिया का केस बन जाएगा। सो इसका मतलब भी लिखा है, द हेड रेस्ट ऑन द extended the head rest on the extended forelimbs, and द डाइविंग पोज। डाइविंग पोज यानी कि जब भी हम कोई स्विमर स्विमिंग पूल में डाइव करता है तो वैसी कुछ पोजीशन होनी चाहिए, आगे की तरफ हाथ होंगे और पीछे की तरफ सीधा उसकी एक्सटेंडेड बॉडी होगी, तो कुछ वैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये हमारे रेलेवेंट तो इतना नहीं है, पर एक बार देख लेते हैं। जो एंटीरियर पोजीशन है, यानी कि सिर की तरफ से जब फिटस आता है वो आइडियल है, पर अगर पोस्टीरियर पोजीशन हो और बाकी पोस्चर और पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन हो, बाकी पोस्चर और जो अपना है पोजीशन वही हो, यानी कि पोजीशन डोर्सोसैक्रल और पोस्चर जो है वो एक्सटेंडेड हो, तो नॉर्मल काविंग हो जाएगी, पर उसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा, जो अम्बिलिकल कोड का कंप्रेशन होने का रिस्क रहेगा। बाकी इक्वाइन में और हॉर्स में देख लेते हैं, अपने रेलेवेंट तो इतना नहीं है पर देख लेते हैं एक बार। द काफ स्टेज इन डोर्सोसैक्रल पोजीशन फॉर मोस्ट ऑफ द लेट प्रेगनेंसी में, लास्ट मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में जो है काफ काऊ के अंदर डोर्सोसैक्रल पोजीशन में रहेगा, यानी कि ये अपनी डोर्सल नहीं, ये जो जैसे स्पाइन है ये सैक्रम वाला पोर्शन है कैटल का, और इसी तरफ जो है ये डोर्सल पोर्शन किसका होगा, अपने काफ का, तो ये दोनों पास पास होंगे, टच होते हुए होंगे, तो इस पोजीशन में काऊ के अंदर रहता है। पर मेयर में इसके उल्टा है, जो फोल है उसका, जैसे ये मेयर की स्पाइन है, ये पीछे वाला हिस्सा है, तो उसके अंदर क्या होगा कि ऊपर की तरफ क्या होंगे, पैर होंगे लेट जेस्टेशन में, और ये फिर कब चेंज होगा, जस्ट बिफोर बर्थ क्या होगा कि डोर्सोसैक्रल पोजीशन में काफ सॉरी फोल आएगा। सो क्या लिख रखा है, मेयर द फोल लाइज अपसाइड डाउन डोर्सोप्यूबिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ओनली रोटेट्स टू डोर्सोसैक्रल जस्ट बिफोर बर्थ। तो बर्थ से पहले ही क्या होगा, जो अपना डोर्सोसैक्रल पोजीशन में आएगा मेयर के अंदर फोल। हाँ, इसके अलावा हमें कौन कौन सी अपनी जो स्टैट्रिकल किट है उसके अंदर कौन कौन से एसेंशियल मटेरियल होने चाहिए, क्या क्या जरूरी है कोई भी केस के बारे में सीखने के लिए, तो उसके लिए एक या तो हमें एक लाइव फीमेल एनिमल चाहिए जिसके अंदर डिस्टोकिया केस हो, ऑब्स्टेट्रिक्स केस को जानने के लिए, या फिर एक फैंटम बॉक्स भी हो सकता है। फैंटम बॉक्स मतलब जैसे कि ये है एक डमी टाइप होगा, उसके अंदर हम अलग अलग केस को या अलग अलग कंडीशंस को ऑब्जर्व कर पाएंगे, तो वो जैसे ये नीचे भी एक फैंटम बॉक्स है, ऊपर भी एक फैंटम बॉक्स है, तो इसको फैंटम बॉक्स बोलते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, क्रच रिपेलर होना चाहिए ऑब्स्टेट्रिकल किट में, डिटोर्शन रोड होना चाहिए, ऑब्स्टेट्रिकल रोप्स होने चाहिए, चेन्स विद हैंडल, स्नेयर्स, हुक्स, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हमने आगे भी फोटो के साथ दिखाए हैं, तो अभी के लिए इसको थोड़ा स्किप कर देंगे, आगे देखेंगे। और क्या सेफ्टी और हाइजीन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, एक ऑब्स्टेट्रिकल किट में ल्यूब्रिकेंट्स चाहिए। ल्यूब्रिकेंट होता क्या है, ये एक जेल लाइक मटेरियल होता है जो कि इजीली अगर स्टक अप हो रखा है, कोई फंसा हुआ है, अगर अगर हम खींच के बाहर निकालने वाले हैं काफ को या फोल को, तो उसके अंदर क्या होगा कि हम पहले ल्यूब्रिकेंट्स लगा लेंगे, ल्यूब्रिकेंट्स का यूज कर लेंगे,
ताकि इजीली जो है वो फिसल के बाहर निकल आए। इसके अलावा प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होनी चाहिए, सोप एंड वाटर होना चाहिए, एंटीबायोटिक्स, आईवी फ्लूइड्स वगैरह होने चाहिए। एनेस्थेसिया भी होना चाहिए, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया टू स्टॉप स्ट्रेनिंग। जैसे हमने फोर्स ट्रैक्शन से खींचकर अगर काफ को बाहर निकाला है तो उसके बाद चांसेस ऐसे हैं कि जो है काऊ या एनिमल डैम स्ट्रेन करेगी, मतलब जोर लगाएगी, और उसकी वजह से वजाइनल प्रोलैप्स या यूट्राइन प्रोलैप्स वगैरह हो सकता है। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होगा, एपिड्यूरल एनेस्थेटिक्स चाहिए होंगे, ताकि प्रोलैप्स को रोका जा सके। The four mutation operation. Definition is: mutation refer to operation aimed at correcting the presentation, position and posture of fetus. तो म्यूटेशन होता क्या है? ये वो ऑपरेशंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी डिस्टोकिया के केस में जब नॉर्मल काविंग नहीं हो पा रही है तो उस केस में जो है प्रेजेंटेशन होगी जो काफ की या फीटस की, उसको ठीक करेंगे, उसकी पोजीशन को ठीक करेंगे और उसके पोस्चर को ठीक करेंगे। इसके लिए चार मेन प्रोसेसेस या चार मेन ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहला है रिपल्शन और रेट्रोपल्शन। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी अगर एक बार कोई फीटस एक बार बर्थ कैनाल में आ गया पर आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, बाहर निकल नहीं रहा है, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे हम, उसको वापस से एक बार पीछे की तरफ धका देंगे, पुश कर देंगे फीटस को यूट्रस के अंदर, ताकि हम उसको फिर मैनिपुलेट कर सकें। जो कोई इश्यू आ रहा है, जैसे या तो उसका पैर मुड़ा हुआ है या फिर एल्बो फ्लेक्शन या ऐसा कोई भी इश्यू है तो उसको हम ठीक कर सकें, या नेक फ्लेक्स्ड है, उस सब केस में उसको ठीक कर सकें, उसके लिए क्या करते हैं हम, रेट्रोपल्शन या रिपल्शन करेंगे। इसके अलावा रोटेशन करेंगे। रोटेशन क्या होता है? टर्निंग द फीटस ऑन इट्स लॉन्ग एक्सिस। तो जैसे ये फीटस है यूट्रस के अंदर, तो इसको अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ पैर है इसके, तो इसको हम टर्न करके क्या करेंगे, या मतलब इसकी पोजीशन कुछ ऐसी है, मतलब पीठ इसकी नीचे की तरफ है, और जैसे ये डैम की पीठ है, सैक्रम है, और पर इसकी पीठ ऊपर होनी चाहिए थी पर ये नीचे की तरफ है, तो इस केस में क्या करेंगे, हम इसको रोटेट कर देंगे। उस रोटेशन को क्या बोलते हैं, उस रोटेशन को ही रोटेशन बोलते हैं, टर्निंग द फीटस ऑन इट्स लॉन्ग एक्सिस। फीटस की लॉन्ग एक्सिस यही है, तो इसके ऊपर ही इसको टर्न कर देना, उसे क्या बोलेंगे, रोटेशन। वर्जन क्या होगा? टर्निंग द फीटस ऑन इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस। आगे हम हर एक को देखेंगे, उसके अंदर अलग अलग डायग्राम्स की हेल्प से भी समझाने की कोशिश करेंगे। एक्सटेंशन भी वहीं देख लेंगे। करेक्टिंग द एक्सट्रीमिटीज और लिम्स और हेड। ऑपरेशन होता क्या है? ऑपरेशन का मतलब हमेशा चीर फाड़ या काट पीट करना नहीं है। कुछ नॉन सर्जिकल ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे कि अब ये चार ऑपरेशन जो हम पढ़ेंगे, रिपल्शन, रोटेशन, वर्जन, एक्सटेंशन, तो इसके अंदर में कुछ काटना पीटना नहीं पड़ेगा। तो उसके अंदर हम या तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से या फिर हाथ से हम अपनी स्किल से उसको मैनिपुलेट करेंगे, उसी चीज को हम ऑपरेशन बोलेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स में। Any manual interference or handling done to correct presentation, position and posture of fetus। तो कोई भी मैनुअल इंटरफेरेंस करेंगे या हैंडलिंग करेंगे, किसके लिए? जो है अपने fetus की प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर को ठीक करने के लिए, उसे हम ऑपरेशन बोल देंगे। इसका गोल क्या है? टू कन्वर्ट एबनॉर्मल केस इनटू नॉर्मल वन, सो डिलीवरी कैन इजीली कैन हैपन सेफली। क्या गोल है? यही गोल है कि जो एबनॉर्मल केस है उसको नॉर्मल बना दिया जाए और डिलीवरी आराम से हो जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिपल्शन और रेट्रोपल्शन। तो अगर डेफिनेशन लिखना आ जाए, व्हाट इज रिपल्शन, या ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, तो पुशिंग द fetus बैक इनटू यूट्राइन कैविटी फ्रॉम बर्थ कैनाल इज कॉल्ड रिपल्शन। पुश कर देना fetus को वापस से बर्थ कैनाल से यूट्रस के अंदर, क्या कहलाएगा? इसको कहेंगे हम रिपल्शन और रेट्रोपल्शन। क्यों करते हैं? टू क्रिएट वर्किंग स्पेस फॉर मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन यानी कि जैसे
ऐसा कोई केस है, इसके अंदर देखो ब्रीच पोजीशन है, तो इस केस के अंदर क्या करेंगे हम, इसको आप पहले तो जैसे ये जो है या तो ऑपरेटर अपना हाथ यूज करेगा या क्रच रिपेलर यूज करेगा। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है क्रच रिपेलर, इसको यूज करते हुए इसको यहाँ से अंदर ले जाएंगे और इसकी जो पेरिनियम वाला पोर्शन है उसके ऊपर इसको इंसर्ट करेंगे या वहां प्लेस करेंगे और फिर अंदर की तरफ धकेलेंगे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, रिपल्शन। या फिर अगर एंटीरियर पोजीशन होगी तो चेस्ट के ऊपर जो है हम फीटल चेस्ट के ऊपर इसको प्लेस करेंगे और पीछे की तरफ धकेलेंगे, उसको रिपल्शन रिपल्शन बोलेंगे या रेट्रोपल्शन बोलेंगे। करते किस लिए हम ये, ताकि जैसे एक बार बर्थ कैनाल में फंसा हुआ है, जो है पार्चुरेशन या एक्सपल्शन आगे प्रोग्रेस हो नहीं रहा है, बच्चा बाहर निकल नहीं रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी पोजीशन है जो या प्रेजेंटेशन है या पोस्चर है उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें उसको अंदर की तरफ धकेलना पड़ेगा। जो बर्थ कैनाल के अंदर फंसा हुआ है उसको अंदर की तरफ धकेल के और फिर उसको मैनिपुलेट करेंगे। फिर उसकी जो पोजीशन है उसको जैसे इस ऐसी किसी पोजीशन में एक तरफ से इसके जैसे पैर को बाहर की तरफ खींचने के लिए क्या क्या करेंगे वो हम जैसे एक्सटेंशन वगैरह में पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको एक्सटेंड करेंगे लेग को। तो पहले उस सब के लिए उस प्रोसेस आगे वाली जो प्रोसेसेस हैं उन सबको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें इसको अंदर की तरफ धकेलना पड़ेगा, ताकि कि जो है स्पेस निकल सके मैनिपुलेशन के लिए, अंदर फेरबदल करने के लिए जगह निकल सके। तो पहला हो गया अपना रिपल्शन। दूसरा है रोटेशन। रोटेशन हम देख चुके हैं। अगर रोटेशन का आएगा तो डेफिनेशन वगैरह कुछ लिखना आए तो क्या लिख सकते हैं, टर्निंग द फीटस ऑन इट्स लॉन्ग एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। इंडिकेशन या इंडिकेशन का मतलब है कि कब करते हैं हम ऐसा, तो कब करेंगे, करेक्टिंग द पोजीशन लाइक डोर्सोइलियल और डोर्सोप्यूबिक इनटू डोर्सोसैक्रल पोजीशन। डोर्सोसैक्रल पोजीशन अब तक आप समझ चुके होंगे कि जो फीटस का डोर्सल पोर्शन है वो टच करेगा मदर के सैक्रल पोर्शन को, उसे डोर्सोसैक्रल पोजीशन बोलेंगे, और इसी पोजीशन में नॉर्मल काविंग हो पाएगी। तो अगर या तो फीटस डोर्सोप्यूबिक पोजीशन में है, यानी कि पैर ऊपर की तरफ है और उसका जो डोर्सल पोर्शन है, पीठ है, स्पाइन है जो फीटस की, वो मदर के अडर की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो उसको डोर्सोप्यूबिक बोलेंगे। या फिर डोर्सोइलियर, यानी कि एक तरफ साइड में है उसकी जो पीठ है, डोर्सल पोर्शन है जो अपना जो है फीटस का, वो साइड की तरफ है, इलियम बोन्स की तरफ है। तो उस पोजीशन को हम डोर्सोसैक्रल में बदलने के लिए क्या किस प्रोसेस या किस ऑपरेशन की हेल्प लेंगे, रोटेशन की। इसको हम मैन्युअली भी कर सकते हैं या फिर डिटोर्शन रोड की हेल्प से भी कर सकते हैं, कैमरर टोर्शन फोक की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये एक डिटोर्शन रोड है। इसके अंदर जैसे ये दो हमें लेग्स दिख रही है, तो इसके अंदर जैसे ये रस्सी से बांध दिया है और उसके बाद हम इसको रोटेट करेंगे यहाँ हैंडल से पकड़ के। तो रोटेशन आ गया समझ में कि रोटेट करेंगे किसको, फीटस को उसकी लॉन्ग एक्सिस पर। और तीसरा आ गया है वर्जन। वर्जन को क्या बोलेंगे, रोटेटिंग द और टर्निंग द फीटस ऑन इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर उसको टर्न करेंगे, यानी कि जैसे ये है कौन सी पोजीशन है, ये ट्रांसवर्स पोजीशन है। तो इसको कैसे करके हम कन्वर्ट करेंगे कि एंटीरियर, या तो इसका हेड आगे की तरफ आ जाए या इसका जो है जो रियर वाला पोर्शन है, पोस्टीरियर पोर्शन है, वो आगे की तरफ आ जाए बर्थ कैनाल की तरफ। तो इसके लिए जो हम रोटेट करेंगे उसको ट्रांसवर्स एक्सिस पर रोटेट करेंगे, पोल को जैसे इस तरफ ऐसे रोटेट करेंगे। उसमें क्या कर रहे थे, फिटस की लॉन्ग एक्सिस पर रोटेट कर रहे थे रोटेशन में, पर वर्जन में क्या करेंगे, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस पर इसको रोटेट करेंगे। इंडिकेशन कब कब होंगे, अगर जो है प्रेजेंटेशन है वो ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन है तो उस टाइम पर हमें वर्जन करना पड़ेगा। मैकेनिज्म क्या होगा, या तो हम जो है अप्लाई रिपल्शन ऑन वन एंड
एंड अप्लाई ट्रैक्शन ऑन अनदर। तो जैसे ऐसी कुछ पोजीशन है, ये अगर हम देखेंगे तो जैसे ये ऊपर का व्यू ऊपर की तरफ से हमें दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड। ओके, ये जो व्यू हमें दिखाई दे रहा है इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मेयर का है ये ऊपर का व्यू दिखाई दे रहा है हमें। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको इसका या तो हम इसके हेड को इस की तरफ लाना चाहेंगे। अगर हेड को आगे की तरफ लाना है तो इस वाले पोर्शन को किस तरफ, पीछे की तरफ धकेल देंगे ताकि ये पीछे की तरफ जाएगा तो हेड अपने आप आगे की तरफ आ जाए। तो इस वाली जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे, या इस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, वर्जन बोलेंगे। अप्लाई रिपल्शन ऑन वन एंड, एक तरफ एक एंड पर हम क्या करेंगे, रिपल्शन लगाएंगे, और अप्लाई ट्रैक्शन ऑन अदर हैंड। ट्रैक्शन का मतलब है कि बाहर की तरफ खींचेंगे। तो दूसरे पोर्शन को अगर बाहर की तरफ खींचेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, वर्जन। रिजल्ट क्या होगा कि जो है ट्रांसवर्स पोजीशन, जैसे ये ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, या तो एंटीरियर या पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि इसके या तो पीछे वाले पैर बर्थ कैनाल की तरफ आ जाएंगे, या फिर आगे वाले पैर और हेड है वो बर्थ कैनाल की तरफ आ जाएगा। वर्जन तक हम समझ चुके हैं। इसके बाद अब बारी है एक्सटेंशन एंड एडजस्टमेंट की। एक्सटेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसमें हमें क्या करना होगा, तो इसमें जो है पोस्चर को ठीक करना होगा। पोस्चर का मतलब होता है आसन। तो यानी कि जैसे ये पोस्चर है, इसमें जो है कैसे पैर एक्सटेंडेड नहीं है, सीधे नहीं है, मुड़े हुए हैं, फ्लेक्स्ड है। तो ऐसी फ्लेक्शन को, फ्लेक्स्ड हेड को, नेक को या लिम्स को, ऐसी एबनॉर्मेलिटीज को ठीक करना क्या कहलाता है, एक्सटेंशन एंड एडजस्टमेंट। तो इसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रिपल्शन, यानी कि अंदर की तरफ धकेलेंगे। किस पोर्शन को अंदर की तरफ धकेलेंगे, दैट इज प्रोक्सिमल पोर्शन को। तो प्रोक्सिमल पोर्शन क्या होता है, जैसे इस फिट का या इस लेग का प्रोक्सिमल पोर्शन ये है और डिस्टल पोर्शन ये वाला है, डिस्टल पोर्शन ये है। तो जो प्रोक्सिमल पोर्शन है उसको अंदर की तरफ धकेलेंगे ताकि अच्छे से जगह निकल आए, उसको सीधा, पैर को सीधा करने के लिए, या अगर नेक का केस है तो नेक को सीधा करने के लिए। तो जैसे इस केस में क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको अंदर की तरफ धकेलेंगे। उसके बाद लेटरल डेविएशन, रोटेट द मिडिल पोर्शन, और जो बीच वाला पोर्शन है उसको थोड़ा रोटेट करेंगे एडजस्ट करने के लिए। और ट्रैक्शन, जो डिस्टल पोर्शन है, जो दूर का हिस्सा है, डिस्टल मतलब दूर का हिस्सा है, जैसे इसमें जो हुप है उसको कप शेप, हाथ से कप शेप बनाते हुए, ताकि मदर के जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक को या जेनिटल ट्रैक को ये हार्म ना करे वो। तो इस तरीके से पकड़ते हुए हम इसको एक्सटेंड करेंगे, ये जो पैर है इसको सीधा करेंगे। तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम, एक्सटेंशन एंड एडजस्टमेंट। लेटरल डेविएशन हो गया, ये हमारा ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि ट्रैक्शन का मतलब होता है खींचना, पार की तरफ खींचना। तो जैसे इस केस में भी ये नी फ्लेक्शन है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, पहले इसको अंदर की तरफ, यहाँ से प्रोक्सिमल पोर्शन से अंदर की तरफ धकेलेंगे। मिडिल पोर्शन को थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हुए जो अपना डिस्टल पोर्शन है उसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, ताकि जो अपनी पोजीशन है, या सॉरी पोस्चर जो है वो एक्सटेंडेड हो जाए, पैर दोनों आगे की तरफ फैले हुए हो जाए, ताकि थोड़ा स्पेस लेते हुए ये बाहर की तरफ बर्थ कैनाल से बाहर निकल आए। लास्ट थिंग है हमारी फोर्स्ड एक्सट्रैक्शन, यानी कि जबरदस्ती या फिर जोर लगाकर बाहर निकाला। इसका मतलब तो यही होगा, फोर्स्ड मतलब जोर लगाकर, और एक्सट्रैक्शन मतलब बाहर निकालना किसी चीज को। तो विड्रॉल ऑफ फीटस यूजिंग आउटसाइड फोर्स और ट्रैक्शन। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो फीटस है उसको जोर लगाकर या फोर्स से ट्रैक्शन करते हुए बाहर निकालेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फोर्स्ड ट्रैक्शन। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। तो जो बाहर निकालने के लिए अगर जोर लगा रहे हैं तो हमें कुछ चेन्स या रोप्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। अगर हाथ से खींचने की कोशिश करेंगे तो वो क्या है कि स्लिप हो जाएंगे हाथ। तो इसके अंदर या तो हम लिम्स के ऊपर चेन या रोप बांध दें। कहाँ बांध सकते हैं, फास्टन और पास्टर्न, या तो पास्टर्न जॉइंट पर, हुफ के जस्ट ऊपर जो पास्टर्न जॉइंट है वहां पर बांधे,
या फिर एल्बो या नी पर बांध दें। इसके अलावा हेड के ऊपर हम लोअर जॉब जहाँ पर चेन्स वगैरह लगा सकते हैं या रोप्स बांध सकते हैं, नेक पर बांध सकते हैं। आईज के अंदर कुछ जैसे ये हुक्स है, तो आंख का जो हड्डी होती है उसके अंदर आंख के जैसे ये आंख है, आंख के अंदर जो ये ऑर्बिट होती है, जो स्केलेटन में आपने देखा होगा ये डिप्रेशन जो है, इसके अंदर हुक्स को अटका देंगे। तो इन सब चीजों से हम जो है फोर्स्ड एक्सट्रैक्शन करेंगे। फोर्स्ड एक्सट्रैक्शन के लिए या ट्रैक्शन के लिए एक रूल है, दैट इज कॉल्ड आर्क रूल। यानी कि देखते हैं उसमें क्या है, जो है पहले हम जो पुल करेंगे फीटस को बाहर की तरफ, तो डोर्सली यानी कि ऊपर की तरफ, जैसे ये अपना ये अपनी काऊ है, तो सबसे पहले जो है ये उसका यूट्रस है, तो सबसे पहले उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। फिर थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे, उसको फिर सीधा नीचे सीधा इसके स्ट्रेटली खींचेंगे, और ज्यादा थोड़ा निकलने के बाद जो है हम उस फीटस को नीचे की तरफ खींचेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, आर्क रूल। फर्स्ट पुल डोर्सली यानी कि ऊपर की तरफ डोर्सल पोर्शन में, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। देन पुल कोडली यानी कि पूंछ की दिशा में या पूंछ वाली डायरेक्शन में सीधा स्ट्रेट बैक। एंड फाइनली पुल ओब्लिकली वेंट्रली डाउनवर्ड, और फिर ओब्लिकली वेंट्रली डाउनवर्ड उसको खींचेंगे जो है अपना फीटस उसको। ये कुछ जैसे चेन्स और हुक्स वगैरह अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, आप देख सकते हो। ये है काफ पुलर, आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसे काफ पुलर बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसके भी। आई कांट रिकॉल अदर नेम्स, पर आप लोगों ने रील वगैरह में देखा होगा जिसमें या तो कोई वेटरनेरियन इसके जो हैंडल है उसको पकड़ के और खींचता है डिलीवरी के टाइम पर बाहर काफ को। क्रिटिकल प्रिकॉशंस वी शुड टेक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अप्लाइड ट्रैक्शन ओनली आफ्टर एम्पल ल्यूब्रिकेशन, जो भी हम ट्रैक्शन या जब भी हम फोर्सफुली बाहर निकालेंगे काफ को, तो उससे पहले हमें बहुत सारा ल्यूब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट की बोतल दिखाई दे रही है, जैसे इस वेटरनेरियन के हाथ पे या पैरावेट जो भी है, इसके हाथ पर ये काफी सारा ल्यूब दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ल्यूब जो है वो हम अंदर डाल देंगे उस के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ताकि वो इजीली स्लिप आउट हो जाए, जो है आराम से फिसल कर बाहर निकल आए अपना जो फीटस है वो। जो सेफ्टी, अवॉइड डैमेज टू लोअर जो और इंसर्ट इट, डू नॉट पुल टू हार्ड ऑन जो। यानी कि जब भी हम अगर जो पर बांध रहे हैं कुछ भी और पुल कर रहे हैं, तो इतना भी ज्यादा हार्डली पुल नहीं करना है कि वो उसकी जो को ही इंजरी हो जाए या डैमेज हो जाए। इसके अलावा डैम सेफ्टी, डैम के लिए अवॉइड स्लीपिंग ऑफ चेन्स विच कैन टियर डैम्स बर्थ कैनाल। तो जो भी हमने चेन्स वगैरह लगाई हुई है उसको खींचते वक्त इस तरह ध्यान रखना है कि वो स्लिप ना हो जाए। जब भी हम उसको लगाएं जो भी चेन्स वगैरह है, तो उसको केयरफुली लगाएं, ताकि वो अगर खींचते हुए बाहर निकलेंगी तो मदर के जो है या डैम की जो बर्थ कैनाल को है उसको भी इंजरी कर सकती है। सो इट वाज द चैप्टर असिस्टेंस इन ऑब्स्टेरिकल केसेस, कैसे कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। 4 ऑपरेशन देखे हमने, रेट्रोपल्शन, रिपल या जिसको हम रिपल्शन भी बोलते हैं, रोटेशन, वर्जन और एक्सटेंशन और एडजस्टमेंट। उसके अलावा हमने फोर्स ट्रैक्शन देखा, और अलग अलग जैसे कुछ प्रिकॉशंस जो लेनी है हमें, उन सब के बारे में हम लोगों ने देखा। नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन पोजीशन और पोस्चर होना चाहिए नॉर्मल कार्विंग के लिए, वो सब हमने देखा। तो ये सभी था इस चैप्टर में। बाकी हम अगला जब भी अब अगली वीडियो आए तब तक stay connected and like and subscribe our channel. Till then, bye.